छलिया यह संसार है, पकड़ छोड़ दे हाथ, छोड़ते न माँ बाप हैं, रहे अंत तक साथ। पिता से ही सुख संपदा, माँ है संसार, जिस घर में न रहे ये, वो घर है बेकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा का संदूक। बहुत दिनों से बूढ़ी अम्मा का स्वादिष्ट खाना खाने का मन कर रहा था। बेचारी सुबह जल्दी उठकर अपना हर काम निपटाने के बाद अपनी टूटी फूटी थाली को लेकर दरवाजे पर बैठ जाती हैं। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचैली फटी हुई साड़ी पहने लगभग 70-75 वर्ष की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे पर उदास भाव से बैठी थीं। लगातार रसोई की तरफ निहार रही थी। छोटी बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना ले जा रही थी। अम्मा सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए अच्छे अच्छे पकवान खाना खाए। आज रसोई से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। हो सकता है बहू ने कुछ अच्छा बनाया है। अब यह सोचकर अम्मा के आंखों में चमक आ जाती है। उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है कि चलो आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अब अम्मा अपने बहू का इंतजार करने लगती है कि बेटों और बच्चों का खाना जल्दी से खत्म हो और बहू मुझे खाना दे। एक लोटा और टेढ़ी मेढ़ी थाली लिए हुए अम्मा दरवाजे पर बैठी अपने बहू का इंतजार कर रही थी। अब सोचिए, जिस अम्मा का पूरा घर, जिसका पूरा जायदाद, आज उसी अम्मा को टूटी फूटी थाली लेकर द्वार पर बैठे हुए अपनी बहू का इंतजार करना पड़ रहा है कि बहू कब खाना लाए और वो खाए। ऐसी दयनीय अवस्था भगवान किसी को ना दे। अब जब छोटी बहू अम्मा जी के लिए खाना लाती है तो उनके थाली में 2 रोटियां और दाल डाल देती है। अब रोज की तरह वही दाल रोटी देखकर अम्मा का मन खिन्न हो जाता है। अम्मा बड़ी उदास हो जाती हैं और बहू से कहती हैं, छोटी बहू, बच्चों के लिए तो कुछ बनाया ही होगा, थोड़ा सा मुझे भी दे देती। अब इतना सुनने की देरी थी कि बहू ने कहा, जो चुपचाप मिल रहा है वो खाइए, इतना गनीमत मनाइए कि आपको ये भी मिल रहा है। अब क्या था, बहू की खरी खोटी सुनकर अम्मा फिर से सर नीचे कर लेती हैं और एकटक उस दाल रोटी को देखने लगती हैं। तभी बगल के कमरे से उस अम्मा के पोते का आवाज आता है, माँ, पनीर का सब्जी बहुत अच्छा बना है, थोड़ा और देना। छोटी बहू का तो चेहरा ही उतर गया, लेकिन फिर भी इतना ना कर सकी कि थोड़ा सा सब्जी अम्मा को लाकर दे दे। नई सदी से मिल रही है दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास। अब इस बात को झेपते हुए बहू अंदर चली जाती है। बेचारी अम्मा रोटी के कोर को तोड़कर धीरे धीरे चबाने लगती हैं। उनसे खाना कहाँ खाया जा रहा था। घर में पुलाव बन रहे हैं, पनीर बन रहे हैं, पूड़ी पकवान बन रहे हैं, लेकिन बेचारी अम्मा के लिए सिर्फ दाल और रोटी। यह सोचकर उनका मन बड़ा उदास हो रहा था, बड़ी दुखी हो रहा था। अपने पुराने समय को याद करने लगती हैं कि किस प्रकार हरिओम जी यानी कि अम्मा के पति, उनका बहुत बड़ा कारोबार था, अपना घर बार खेत बाड़ी थी। अपनी पत्नी को हरिओम जी कितना माना करते थे, कितना प्रेम करते थे। जब बड़ा बेटा हुआ तो पूरे गांव में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। अब जब छोटा बेटा हुआ तो छोटे बेटे के होने पर तो पूरे गांव को न्योता दिया, पूरे गांव में भोज कराया। लेकिन जब तीसरी बेटी हुई तो ज़्यादा खुशी किसी ने नहीं दिखाई। बस बेटा है तो घर का चिराग है, बेटा है तो घर का चिराग है, वो घर के वंश को बढ़ाएगा। बेटी है तो ससुराल चली जाएगी, इसको संभाल कर रखना है, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। यही भाव सबके मन में आ रहा था। अब इसी प्रकार अम्मा के दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं। अब इसी प्रकार अम्मा ने और हरिओम जी ने
अपने बेटों का पालन पोषण बड़े ही प्यार से किया, बड़े ही लाड दुलार से किया। उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें अच्छे कॉलेज स्कूलों में पढ़ाया। हरिओम जी के दोनों बेटे शहर से पढ़ाई करके आते हैं तो अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगते हैं। अब पिता को भी बड़ा खुशी होती है कि उनके बेटे अब उनके व्यवसाय में उनका साथ दे रहे हैं। अब बारी आती है बेटों की शादी करने की। तो हरिओम जी के एक दूर के रिश्तेदार ने एक लड़की बताई। अच्छी खासी सुशील लड़की को देखकर बड़े बेटे की शादी कर दी जाती है। अब घर में बड़ी बहू आ जाती है। अब इसी तरह अब बारी थी छोटे बेटे की। तो छोटा बेटा जब शहर में पढ़ रहा था तो वहीं पर एक लड़की को पसंद कर लेता है और उसी से शादी करने का जिद करने लगता है। अब थोड़ी सी रूठने मनाने के बाद घर वाले भी तैयार हो जाते हैं और छोटे बेटे की शादी कर दी जाती है। अब बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। अब हरिओम जी ने एक अच्छा रिश्ता देखकर एक धनी परिवार में अपने बेटी का शादी कर दिया। अब बेटी भी अपने ससुराल जा चुकी थी। अब दोनों पति पत्नी, अम्मा और उनके पति, आराम से चैन से रहने लगते हैं। बहुत ही खुश थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोनों बेटे नालायक निकल जाते हैं। दोनों बेटे अपने पिता के व्यवसाय में सेंध लगाने लगते हैं। धीरे धीरे एक एक करके चोरी छुपे व्यवसाय से पैसे निकालने लगते हैं। अब यह बात पिता को समझ नहीं आती कि मेरे व्यवसाय में इतना घाटा क्यों हो रहा है। जब थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि उन्हीं के बेटे उन्हीं के व्यवसाय में सेंध लगाए हैं। बेचारे हरिओम जी दिल के मरीज थे। अब यह आघात सह ना सके और हार्ट अटैक के कारण बेचारे स्वर्ग को सिधार गए। बेचारी अकेली अम्मा इस दुनिया में रह गई। उनके पति चले गए थे। दो नालायक बेटे थे। बेटी की शादी हो गई थी। अब पिता के मरने के बाद उस घर में कलह होने लगता है। दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगते हैं। घर का व्यवसाय का बंटवारा करने के लिए बूढ़ी अम्मा से कहने लगते हैं। बेचारी बूढ़ी अम्मा कभी नहीं चाहती थी कि घर का बंटवारा हो, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती थी। वो कहते हैं ना, नई सदी से मिल रही है दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास, बहन पराई हो गई साली खासम खास। दोस्तों, यह दुनिया की कड़वी सच्चाई है। कल तक जिन बेटों की शादी नहीं हुई थी, आपस में कितना मिल बांट कर उसी आंगन में उसी घर में रह रहे थे, लेकिन आज जब विवाह हो गया, पत्नियां आ गईं, तो घर के दो दो हिस्से हो गए। घर में दो दो दरवाजे हो गए। अब तो हाल ऐसा हो गया कि दोनों बेटे घर में दो दरवाजे के बिना तो जी नहीं सकते। दुश्मन का चेहरा देख लें, लेकिन इसका चेहरा, भाई का चेहरा नहीं देखेंगे। अब बूढ़ी अम्मा को ना चाहते हुए भी गांव के सरपंच और बड़े बुजुर्गों को बुलाकर घर का बंटवारा करना पड़ता है। सोचिए, घर का बंटवारा हुआ था उन बच्चों के लिए, लेकिन अम्मा के दिल के कितने टुकड़े हुए थे, ये कोई गिन भी नहीं सकता। अब बारी आती है अम्मा की बंटवारे की, यानी कि माँ को कौन रखेगा। अब इस पर बड़ी बहू तैयार हो जाती है कि अम्मा को वो रखेगी। उसमें भी उसका स्वार्थ छिपा था, क्योंकि अम्मा बड़ी बहू के रसोई का सारा काम संभाल लिया करती थी, घर के सारे कामों में हाथ बटाया करती थी। अब धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल बाद उस अम्मा की हालत बिगड़ने लगती है। शरीर में उतनी ताकत कहाँ कि वो उतना काम कर सके। बीमार रहने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अब वही बहू जो अम्मा जी कहकर आगे पीछे घूमा करती थी, उनसे सारा काम कराया करती थी, अब वही बहू के लिए वो अम्मा बोझ हो गई थी। नाती पोते जो अम्मा के आसपास मंडराया करते थे, वो भी उनसे कन्नी काटने लगे थे। जब अम्मा की हालत बद से बदतर हो जाती है, अम्मा को ठीक से काम किया नहीं जाता, तो दोनों बेटे ये तय करते हैं कि बारी बारी से अम्मा को वो रखेंगे। 1 महीने छोटा बेटा रखेगा और 1 महीने बड़ा बेटा। अब इसी तरीके से अम्मा की जिंदगी चल रही थी। 1 महीना बीतने के बाद बड़ा बेटा आता और अम्मा को लेकर अपने घर जाता। किसी तरह दाल रोटी खाने के बाद अम्मा अपने खाट पर जाकर सो जाती हैं। अब इसी तरह रोज की जिंदगी चल रही थी।
एक दिन घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। एक दिन घर में छोटी बहू का जन्मदिन था। घर में मेहमानों का आना जाना लगा था। बहुत सारे पकवान घर में बन रहे थे। अब अम्मा को जब सुगंध आती है, अम्मा सोचती हैं कि आज तो लगता है घर में कुछ है, लगता है घर में कोई कार्यक्रम है, आज तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। अब अम्मा इसी आस में जल्दी से नहा धोकर मंजन कुल्ला करके अपने रोज के कार्य से खाली हो जाती हैं और दरवाजे पर लोटा और थाली लेकर बैठ जाती हैं कि कब अच्छा अच्छा पकवान आए वो खाएं। बेचारी अम्मा को पकवानों के लिए तरसना पड़ रहा था। अब छोटी बहू अम्मा के पास आती है और कहती है, अम्मा आज घर में मेहमान आए हैं, मेरा जन्मदिन है, तो इसीलिए आप अपने कमरे में रहिए, मैं आपको खाना लाकर देती हूँ। अब अम्मा यह बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है कि बहू अच्छा अच्छा पकवान लाएगी। अब अम्मा अपने थाली और लोटा को लेकर अपने कमरे में चले जाती हैं। अब छोटी बहू खाना लेकर आती है। अम्मा के थाली में खिचड़ी परोस देती है। बाहर मत निकलिएगा, काफ़ी सारे मेहमान आए हैं, आपकी वजह से मेरी बेइज्जती ना हो। अब वह छोटी बहू तुनकती हुई अम्मा के कमरे से चली जाती है। अब बेचारी अम्मा जिस आस में बैठी थी वो आस तो मिट चुका था। सोची थी पकवान खाने को, लेकिन मिल गया खिचड़ी। लेकिन क्या करें, सुबह से खाली पेट थी, भूख के मारे पेट दर्द करने लगा था। इसी कारण अम्मा जल्दी जल्दी उस खिचड़ी को खाने लगती हैं। उस खिचड़ी को खाने के बाद उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है और उस बहू ने उस अम्मा को पानी तक नहीं दिया था कि अरे बहू, खिचड़ी तो देकर चली गई, कम से कम पानी तो देकर जाती, मैं ही पानी लेकर आती हूँ। अब अम्मा अपनी छड़ी उठाती हैं और एक हाथ में लोटा और आंगन में पानी लेने के लिए चली आती हैं। सामने देखती हैं तो बहू की सारी सहेलियां थीं, काफ़ी रिश्तेदार थे, जो लोग पकवान और जिनके खाने का कार्यक्रम चल रहा था। अब छोटी बहू बूढ़ी अम्मा को आंगन में देखती है तो वह गुस्से से इतनी लाल पीली हो जाती है, इतनी गुस्से में भर जाती है कि वो बेचारी अम्मा के हाथों को पकड़कर लगभग घसीटते हुए उनके कमरे में ले जाकर पटक देती है और कहती है, बुढ़िया तुझे कहा था ना, मेरी बेइज्जती करवाने का तुझे बड़ा शौक चढ़ा है। इस पर बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे छोटी बहू, तूने मुझे पानी नहीं दिया था, मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए मैं आंगन में गई थी। छोटी बहू ने कहा, अच्छा तो प्यास लगी थी तो थोड़ी देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ढेर सारी बातें सुनाने के बाद उस कमरे से चली जाती है। यह जली कटी बातें सुनकर, बहू का यह व्यवहार देखकर अम्मा के बूढ़ी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। दिल इतना दुखने लगता है कि मानो प्राण ही निकल जाएंगे। रोते रोते न जाने कब उनकी आंखें लग जाती हैं। कभी कभार उनकी बेटी उनसे मिलने आ जाया करती थी, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं रुकती। क्या करती बेचारी, वो आती तो उसे ठीक से कोई चाय पानी तक नहीं पूछता। अब जिस घर में जिसका कोई सम्मान न हो, उस घर में वो भला कितनी देर तक रुकेगा। वो बेचारी बेटी भी अम्मा का हाल चाल लेकर चली जाती। एक दिन बड़ी बहू बूढ़ी अम्मा के कमरे को झाड़ रही थी तो उसकी नज़र अम्मा के संदूक पर पड़ती है जिसमें कि बड़ा सा ताला लगा था। अब उस बहू ने अम्मा को फुसलाते हुए बोला, अम्मा, सारी धन दौलत जमीन जायदाद आपने तो हम लोग को दे दिया, अब इस संदूक में आपने कौन सा खजाना रखा है जिसको कि इतनी जतन से ताला लगाई हुई हैं। अब यह सुनने के बाद अम्मा सकपका जाती है, तुरंत अपने संदूक के पास जाकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसे हाथ भी नहीं लगाना। अब यह सुनने के बाद बहू का शक और गहरा जाता है। वो सोचने लगती है, हो न हो यह बुढ़िया, इसमें जरूर सोना चांदी रखी हुई है, कोई जेवरात रखी हुई है अपनी बेटी को देने के लिए। मन ही मन ये बातें उसे खटकने लगती है। अम्मा से कहती है, अम्मा, मर जाओगी तो क्या ऊपर लेकर जाओगी? अरे बहू बेटियों के लिए ही तो रखी हो, जो है हमें दे दो। इस पर बूढ़ी अम्मा और भी ज्यादा घबरा जाती हैं और उस संदूक को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, इसको जरा भी कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं छुएगा इसे। अब इस पर बहू सोचने लगती है कि इसीलिए तो अम्मा जिसके भी घर जाती हैं, चाहे छोटे के घर जाती हैं या मेरे घर आती हैं, तो संदूक अपने साथ लेकर आती जाती हैं। इसमें ताला हमेशा जड़ी रहती हैं, हम सभी को संदूक को हाथ तक नहीं लगाने देती। जरूर इसमें कोई बड़ी बात है। अब बड़ी बहू बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलती है और अपने ननद
अपने छोटे देवर को संदेशा भिजवा देती हैं। सभी लोग उस घर में इकट्ठा हो जाते हैं। अम्मा के पास अम्मा के कमरे में आते हैं। यह देखकर अम्मा बड़ी चौंक जाती हैं। क्या बात है, इतने दिनों तक तो कोई मेरा हाल चाल लेने नहीं आया और आज इकट्ठे सभी लोग मेरे सामने क्यों खड़े हैं। तब इसमें सबसे पहले अम्मा की बेटी कहती है, अम्मा, ये लोग कह रहे हैं कि आप अपने संदूक में मुझे देने के लिए कोई जेवरात छुपा रखी हैं। अम्मा, इस संदूक को अभी खोलकर दिखाओ, इसमें क्या है। अब यह सुनने के बाद अम्मा तुरंत बोल पड़ती हैं कि नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस संदूक को छूने नहीं दूंगी। तब उस बेटी ने कहा, अम्मा, संदूक को दिखा दो, नहीं तो मेरे भाई मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अब यह कहते कहते वह बेटी रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ अम्मा को नहीं देखा जाता। न चाहते हुए भी अम्मा उस संदूक को खोलती हैं। जब संदूक को खोलती हैं तो उसमें जो था उसे देखकर दोनों बहू बेटों के होश उड़ जाते हैं। बेटी देखती ही रह जाती है। संदूक में कुछ सूखी रोटियां थी। बेटे ने कहा, अम्मा, इसमें तो सूखी रोटियां हैं। आपने रोटियों को इतनी जतन से ताला मार के क्यों रखा था। अम्मा ने जो कहा उसे सुनकर बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। अम्मा ने कहा कि बेटे, ये मेरे लिए खजाने से बढ़कर है। हर रोज तुम लोग मुझे रोटियां खाने के लिए देते थे तो उसमें से एक रोटी मैं इस संदूक में रख दिया करती हूँ। जिस दिन तुम लोग मुझे खाना देना भूल जाते थे, हर हफ्ते इतवार पड़ता है, उस दिन मुझे कोई खाना नहीं देता। लोग सैर सपाटे के लिए निकल पड़ते हैं, मैं बेचारी अकेले भूखी रह जाती हूँ। इसीलिए मैं इन रोटियों को इसमें इकट्ठा करती हूँ और इन रोटियों को खा लेती हूँ। बेटी ने पूछा, अम्मा, भला इन सूखी रोटियों को तू कैसे खा लेती हो अम्मा। अम्मा ने जवाब दिया कि बेटी, ये पापी पेट कुछ भी चबा सकता है। मैं इन रोटियों को तोड़कर पानी में भिगो देती हूँ। कुछ देर बाद यह खाने लायक हो जाता है और मैं फिर इसे खा लेती हूँ। यह बात सुनने के बाद बहू और बेटे शर्म से गड़े जा रहे थे। बेटी फूट फूट कर अपने माँ के गले लगकर रोने लगती है। सोचने लगती है कि आज वही बच्चे हैं जिनको माँ ने अपना पेट काट कर खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छे पकवान बनाए। आज वही माँ सूखी रोटियों को संदूक में इकट्ठा करके रखी है और खाना ना मिलने पर इसे भिगोकर खाती है। धिक्कार है हम जैसे औलादों पर। वह बेटी कहती है, माँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ ने जाने से इनकार कर दिया। इस पर बड़ा बेटा कहता है, नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। दोनों बेटे अपनी माँ की हालत देखकर बड़े दुखी होते हैं, बड़े ही पश्चाताप करते हैं। बहुएं भी रोने लगती हैं। बेटे हाथ जोड़कर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ते हैं, माँ, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। बहू ने भी सासू माँ से कहा, अम्मा जी, हमने आज तक जो आपके साथ व्यवहार किया उसके लिए हमें माफ करिएगा। जिसके साथ भी आपका रहने का मन करेगा आप उसके यहाँ रहिए, उसके साथ रहिए। जो खाना हम लोग खाएंगे वो खाना आप खाएंगे। अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। घर के आंगन में ले गए और उन्हें बिठाकर खाना खिलाया। अम्मा ने अपने बेटों को माफ कर दिया था। तो प्रिय दोस्तों, माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान से भी बड़े माँ बाप होते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।